मिलिटेंसी में तो शिया मिलिटेंसी में तो बहुत कमी आ गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी, और उनका अगर है भी जो शिया मिलिटेंसी है उसका फोकस पाकिस्तान से बाहर है। और हमने अभी देखा कुछ इसी हफ्ते की इनफैक्ट खबर है जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ज़ैनबियोन नामी एक तंजीम है जिसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें ईरान की जानिब से भी हेल्प की जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो बाहर से फंडिंग, ईरान की सपोर्ट, उलमा का ना होना, और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी ये एपेटाइट जो है वो ऑलमोस्ट ये सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और ये मिलिटेंसी, इसके लिए हमारे इदारों के अंदर भी हमने टीएलपी के खिलाफ भी एक्शन देख रहे हैं, टीटीपी के खिलाफ भी एक्शन देख रहे हैं, ये ज़ैनबियोन का नाम आ रहा है, ये बतदरीज पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स को रैप अप कर रही है। डू यू सी दैट एज हैपनिंग? या आपको लगता है कि ये सिर्फ नीचे लेकर आ रहे हैं टेम्परेचर को और फिर दोबारा से कभी दोबारा तो नहीं ये उठना शुरू हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर उठना शुरू हो जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करती है तो ये फिर पाकिस्तानियों के साथ खिलवाड़ है और बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और वजह यह है कि आपने बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनवा के उन्हें सपोर्ट करके देख लिया, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर खराबी पैदा हो, उसके अलावा इनका कोई हासिल वसूल नहीं होता। आज वही तालिबान जो है वो हमारे बिल्कुल, आप कोई भी ग्रुप उठा के देख रहे हैं, चले मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल, जिनको आपने क्रिएट किया, जिनको आपने आर्टिफिशियली क्रिएट किया, वो ग्रुप आपके लिए प्रॉब्लम बने या फिर आप पे बर्डन बन गए। लबैक को देख लें, सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल और मोस्ट रिसेंट इस वक्त हम इस वक्त उसके डिसमेंटलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए लेसन है कि हमें इस तरह के ग्रुप्स जो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाएं, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करें, कम से कम वो क्रिएट नहीं करने चाहिए। और जो भी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो उसके बाद आप उससे पहले आपको असेसमेंट सही करनी चाहिए कि इसमें आपको चैलेंजेस क्या पेश आ सकते हैं। और तो सर कोई साबिक रिटायर्ड अफसर नहीं लगाया जा सकता इनका सरबराह? ताकि उसका अगर मिसाल है सीएमएच में उसका अगर दाखिला बंद कर दिया जाए। मैंने अगर लगाना हो तो मैं किसी इस तरह की जमात का सरबराह जो है वो रजा रूमी साहब को लगा दूंगा, लेकिन मैंने लगाना नहीं है। ठीक है, नहीं मैं एक पॉलिसी के हवाले से, मतलब बहुत से अच्छे वो ताकतवर जो लोग हैं वो भी हो सकता है हमारा शो देख रहे हैं। माजी में देखिए इस तरह किया भी है ताकतवर लोगों ने, रिटायर्ड अफसरान को लगाया भी गया है। मतलब अब आप मुझसे एक नया कटा तो ना खुलवाएं, फिर वो बात कहीं कश्मीरी साहब का हमने पिछली दफा जिक्र किया था, वो साबिक अफसर। मैं आपको अर्ज किए देता हूँ, फिर बात कट्टा खुल जाएगा तो कोई अच्छी बात अगले शो के लिए कट्टा खोल के जाए ना। मसलन आप देखें, आपको ये बताना पड़ेगा कि जो जमात-उद-दावा का एजुकेशन विंग था उसे कौन चला रहा था। ठीक है, वो जब पैट की सरपरस्ती कर रही थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक की मिनाजुल कुरान की सरपरस्ती जब रियासत कर रही थी, तो कौन सा अफसर जो है उनके एजुकेशन विंग को देख रहा था। अच्छा, वो इसी तरह ही आप स्लॉट्स क्रिएट करते हैं ना अपनी सुपरविजन रखने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह ही बाकी जो जमातें हैं उनकी सुपरविजन कैसे रिटायर्ड अफसरान के जरिए की जाती है, वो पूरी एक कहानियां हैं उसमें। तो और ये हमारे हाथ से निकलती हैं और ये हमारे ही गले पड़ जाती हैं। कभी ये फ्रांस का सफीर निकलवाने खड़ी हो जाती हैं, तो कभी ये अमेरिका का सफीर निकलवाने भी खड़ी हो सकती हैं। लिहाजा फ्रांस का सफीर निकलवाने के लिए भी इनको वहां ना भेजें, ताकि अमेरिका का सफीर निकलवाने के लिए दोबारा अगर आपकी मैं कर दूं, फ्रांस के सफीर और अमेरिका के सफीर की बात तो रह गई, और फिर जो ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, कभी वो सदर पे हमला करती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर पे, कभी चीफ मिनिस्टर पे, कभी आर्मी चीफ पे कई हमले करती है। तो इसलिए ये हमारे लिए, और ये बात ठीक है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जिसको ये पहले ना पता हो कि ताकतवर होने का क्या मजा है, उसको ताकत दे देंगे, तो फिर वो ताकत का नशा हमेशा लेता रहेगा और अपने उस एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। यही हमें नजर आता है। इसलिए अगले प्रोजेक्ट से पहले जो है वो ठोक बजा के जो है वो चेक कर लिया जाए और कोशिश की जाए कि प्रोजेक्ट चलाया ही ना जाए, अपना काम करें। और उसी से जो है वो, जब आप इंडिया से लड़ते हैं तो बहुत तारीफ होती है, जब आप टीटीपी से लड़ते हैं तो बहुत तारीफ होती है, लेकिन जब आप इमरान खान से और नवाज शरीफ से और बेनज़ीर भुट्टो से लड़ने लग जाते हैं तो फिर आपका नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि ना टीएलपी बने, ना कोई सिपा मोहम्मद बने, ना कोई सिपा साहबा बने, ना कोई तालिबान बने, और फौज जो है वो अपना काम करे, सियासतदान और सियासत अवाम अपना काम करते हैं। पाकिस्तान में नज़र आती हैं बड़ी तंजीमें शिया, उसमें मेरा ख्याल है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रंट पर नज़र आती है। और हमने कुछ साल पहले देखे जो एक वो बिल आया था इमरान खान साहब के ज़माने में, जिसको फिर बड़ी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसकी शदीद मुखालफत हुई, जिसको ब्लॉक किया गया। वो लेकर भी आए थे वो आज़म तारिक साहब, मेरा ख्याल है वो आज़म तारिक साहब के साहिबजादे हैं जो कि उसको लेकर आए थे। उसको भी सामने जो है वो फ्रंट से अगर उसके खिलाफ जो बात की गई, वो वहदतुल मुस्लिमीन के लोग जो थे वो उसको फ्रंट से उसके खिलाफ लीड कर रहे थे, हालांकि वो पीटीआई के इत्तेहादी भी थे।
साजिद नकवी साहब नजर नहीं आते एज सच, अब उनकी जो पब्लिक में इतनी ज्यादा अपीयरेंस नहीं है टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर. हाउ डज ही मैनेज टू कीप हिज फॉलोइंग इंटैक्ट? आपको अब तहरीक जाफरी अभी नजर नहीं आती जी, बैन है, ऐसे ही है. वो रीनेम किया उन्होंने, वो भी बैन हो गई, लेकिन फिर रीनेम नहीं किया और उनके पास अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. ठीक. सो अब वो जो हैं वो कायदे मिलत जाफरिया वाला टाइटल से कितना को वो कर सकते हैं. वो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी उस दौरान, लेकिन वो शायद हाईलाइट ही नहीं हुई उस तरीके से. सो उनका जो अभी तक काट है वो MMA एक रीजन. दूसरी मैंने बताई कि नुमाइंदा समझा जाता है. तीसरी है कि MMA के पुराने मसलन मौलाना फजल रहमान से उनकी बहुत दोस्ती है, काजी हुसैन अहमद से बहुत दोस्ती थी, और यहाँ तक कि इन दोनों हजरात ने इस हद तक दोस्ती निभाई कि MMA की कुछ या मिली के यकजहती काउंसिल में जब ये लोग शामिल थे तो उस वक्त तक कुछ जो वहाँ पे इज्तिमाई नमाजें पढ़ाई गई, उनमें से कई की इमामत जो है साजिद नकवी ने की, पीछे नमाजें पढ़ी गई दूसरे दोस्तों की जानिब से. तो वो सिर्फ ये एफर्ट थी कि वो जो एक डिवाइड है, जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम इधर ज़्यादा संगीन सूरत हाल अख्तियार कर रहा है, और वो जो काफिर वाली बात है उसको ब्रिज करने के लिए हमें इस तरह के जेस्चर देने होंगे. तो इस वजह से वो जो है वो नहीं आता अगरचे कोई उनका इस तरह का. लेकिन जब वो किसी को सपोर्ट, मसलन आपने ये देखा होगा कि अभी इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट किया, ठीक है, तो मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि ओके ये फारिग है, राजा नासिर साहब वाला मामला है. तो मुस्लिम लीग नवाज बहुत खुश थी कि उन्हें साजिद नकवी की सपोर्ट हासिल हो गई. तो ये वो मैटर वो अभी भी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो किसी से भी ज्यादा जो है वो अभी भी मैटर करते हैं. अच्छा, फिर बुखारी साहब, सिपा मोहम्मद जो है उसकी डिसमेंटलिंग स्टार्ट हो गई, और ये वाकया है 1996-97 की बात है गालिबन. और उसी ज़माने में फिर हमने देखा कि वो पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी कि उसके फ़ौरन बाद जो है वो सिपा साहबा और लश्कर जंगवी की भी डिसमेंटलिंग की कोशिशें कम से कम स्टार्ट हो गई. एक ऑपरेशन हुआ मियाँ साहब के ज़माने में. ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो गुलाम रज़ा नकवी हैं ये गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे इनके अपने ही इलाके के अंदर इनके खिलाफ गालिबन बगावत हो गई, या इनके जो थे एक तरह से इनको चलाने वाले थे या इनके पीछे जो लोग खड़े हुए थे वो इनके पीछे से हट गए. उनको ऑर्डर्स आ गए कि आप पीछे हो जाए. आपने बताया कुछ ब्यूरोक्रेट थे, कुछ साबिक अफसरान थे, तो वो पीछे हट गए और इनको जो है वो ये डिस्क्रेडिट होने लगे. और गिरफ्तारी के बाद क्या इनकी एक्टिविटीज रही? गिरफ्तारी के बाद तो ये बाहर नहीं आए. हाँ, अलबत्ता ये हुआ कि इनका एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इनका एक्टिविस्ट हुआ करता था, गालिबन मोहम्मद अली नाम था. ठीक. वो यहाँ पे एक हेयरिंग के मौके पे उसको रिलीज करवा लिया गया. अच्छा. मतलब एक एम्बुश हुआ, वो रिलीज हो गया, और उसके बाद वो बदकिस्मती था बेचारा. उसने कोशिश की कि वो ईरान फरार हो जाए. उसने एक पासपोर्ट बनवाया दूसरे नाम से, अपनी बीवी बच्चे को लिया, बच्चा छोटा था, और पासपोर्ट का और आईडी कार्ड भी डिफरेंट नाम से. और जब वो ट्रैवल कर रहा था तो कहीं बलूचिस्तान के अंदर बस को रोका गया, और वो उस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी एक जारी थी, सिक्योरिटी ऑपरेशन भी, और साथ में लोगों को शनाख्त भी किया जाता ताकि पता चले कौन किधर जा रहा है. तो उसने जब शनाख्ती कार्ड देखा तो वो एहलकार ने पूछा, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ था गुलाम सरवर. अच्छा आप गुलाम सरवर हैं? तो उससे पहले कि वो जवाब देता उसका छोटा बेटा बोला नहीं, इनका नाम तो मोहम्मद अली है. और बेचारा जेल ब्रेक करके फिर वो वहाँ से पकड़ा गया. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई. कुछ प्लान भी किए कि जी जेल ब्रेक करके इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो चूंकि स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो चुकी थी, कोई डाई हार्ड एक्टिविस्ट भी नहीं थे उनके पास, तो इसलिए वो प्लान जो है वो. अच्छा, ये क्या वजह हुई? मतलब वो एकदम इकट्ठे होना और फिर उसके बाद ये कि गायब हो जाना सपोर्ट का, वो क्या है? एक मुट्ठी भर लोग थे उनके पास, सबसे पहली बात तो ये. अच्छा, उनमें से कोई भी कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं था. उन्होंने बड़ी टोन चेंज करने की कोशिश की सिपाही मोहम्मद की दरमियान में. मसलन उन्होंने एक बहुत रेप्यूटेड शिया आलिम थे अबुल हसन नकवी साहब, ये जो इस्लामपुरा में मस्जिद है उसके वो हेड थे. उनको कहा इमाम बारगाह गिलगित बल्तिस्तान, नहीं, जो जामिया मस्जिद है, अच्छा वो हैदर रोड वाली. तो वहाँ पे बहुत मशहूर मारूफ आलिम थे अबुल हसन नकवी साहब. उनको कहा कि आप हमें लीड करें, आप हमारे सुप्रीम लीडर बन जाएं. उन बेचारों ने किया. फिर उन्होंने कहा देखो ये मिलिटेंसी को मैं सपोर्ट नहीं करता, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते. 1-2 प्रोटेस्ट उन्होंने लीड भी किए, और लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि नहीं ये तो टलने वाले नहीं है, ये तो उसी तरह के काम करेंगे, फिर वो पीछे हट गए. ठीक है, वो और उलमा की जानिब से कभी भी इनको सपोर्ट नहीं मिल सकी. और फिर मुट्ठी भर लोग थे
फिर फंड्स का भी मसला था, फिर क्रिमिनल चार्जेस लगना शुरू हो गए लोगों को। वो नियाज बेग जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था, वो साथ वाले हमसाए भी इनसे तंग आ गए, ये क्या है, हर वक्त गली बंद की हुई है और लोगों से जो है वो जो भी आ रहे हैं लोकल भी उसको भी वो ट्रीट कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे कोई वो रैकी करने आया हो, उससे भी तंग आ गए। और फिर वो डिसमेंटल जिन्होंने बनाया था उन्हें डिसमेंटल करना था, तो ऑलरेडी जब उन्होंने देखा कि पब्लिक सेंटीमेंट भी इनके हक में नहीं है, तो उसी हेडक्वार्टर्स वाली जगह से गुलाम रजा नकवी का अरेस्ट हुआ। ठीक है, यानी उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। उनके बीवी बच्चे काफी बाद में परेशान हुए बेचारे, कभी इधर कभी उधर। और यही मजे की बात तो नहीं है, दुख की बात है कि वही जो लोग जो एकदम बड़े नारे लगाया करते थे उनके बारे में, उन्होंने मुड़ के उनके बीवी बच्चे को भी नहीं पूछा। फिर वो जेल में बीमारियों का शिकार भी हुए, कैंप जेल में उन्हें स्ट्रोक हुआ, फालिज हुआ, और फिर कुछ साल पहले ही वो बाहर आए बीमारी के 14 में, मेरे ख्याल 14-15 में बीमारी के आलम में ही थे वो। और फिर उनका इंतकाल 2-3 बरस कबल उनका इंतकाल हो गया। ठीक। और इसी तरह लाइकवाइज मुनव्वर अलवी भी दुनिया से निकल गए। यजदानी साहब पहले निकल गए थे, तो उनको तो इन्होंने। और कुछ लोग जो हैं वो वैसे मर गए। एक मसलन कुछ लोग ड्रग्स में चले गए थे, इनके 2-3 लोग वो ड्रग्स की वजह से दुनिया से चले गए। तो ये वो छोटा सा चूंकि ग्रुप था। हाँ, अलबत्ता बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कराची में हुई, उनमें नाम आया बाद में रिसेंट ईयर्स में कि जनाब उसमें सिपाही मोहम्मद इन्वॉल्व है। और फिर कुछ जो है वो गालिबन जीबी में भी किसी जगह पे इनका नाम आ गया, सिपाही मोहम्मद उधर भी है, लेकिन हमें किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप का पता नहीं चल सका। अगर कोई चिल्ला भी रहा है तो हो सकता है वो जिस तरह स्मॉल सेल्स लश्कर जंगवी के बन गए थे बाद में, उस तरह का कोई सेल बना हो, लेकिन मेरे इल्म में फ्रैंकली वो नहीं है। और इनके जेल जाने के बाद